क्या कभी इस बात पर गौर किया है? जैसे ही किसी चुनाव के नतीजे आते हैं, जो पार्टी हारती है वो तुरंत दावा करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है। लेकिन जीतने वाली पार्टी, वो इस बारे में एक शब्द नहीं बोलती, एकदम खामोश। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम किसी पुरानी रहस्यमयी फाइल पर जमी धूल हटाने जा रहे हैं। बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ ठोस तथ्यों के आधार पर इस लंबे विवाद की असलियत खंगालेंगे। इस पूरी पड़ताल का नाम है द ईवीएम इन्वेस्टिगेशन, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और वो तमाम विवाद। एकदम 1890 के दशक की उस पुरानी प्रिंटिंग प्रेस की तरह, जहां स्याही की गंध और उड़ते हुए कागजों के बीच से असली खबरें छपकर बाहर आती थीं। आज हम भी इन बड़े दावों की तह तक जाएंगे। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे का असली सच क्या है। तो आज हमारा रास्ता क्या होगा? बहुत सीधा सा। हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले ईवीएम का विवाद, फिर मशीन के अंदर का हार्डवेयर, उसके बाद सुरक्षा के कड़े नियम, फिर हैकिंग के दावों की चीरफाड़ और अंत में द अल्टीमेट हैक चैलेंज। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, ईवीएम विवाद। इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में कागजी मतपत्रों यानी पेपर बैलेट्स के उस पुराने दौर को छोड़कर डिजिटल मशीनों की तरफ आना जरूरी क्यों हो गया था। जरा इस नंबर को देखिए, 9 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स, 91 मिलियन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना, सच कहूं तो ये अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक चुनौतियों में से एक है। पुराने पेपर बैलेट सिस्टम को याद कीजिए। करोड़ों पर्चियों की छपाई होती थी, यानी बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई। वोटों की गिनती में हफ्तों का समय और हजारों लोग लगते थे। एक बेहद उलझा हुआ और धीमा प्रोसेस। और फिर एंट्री होती है ईवीएम की। गिनती एकदम तेज, पर्यावरण के लिए बेहतर और उन तमाम लॉजिस्टिक सिरदर्दों का एक पक्का इलाज जिसे इसी काम के लिए डिजाइन किया गया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मशीन की बनावट। क्योंकि किसी भी सिस्टम पर भरोसा करने से पहले एक घड़ी साज की तरह उसके पुर्जों को खोलकर समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे सिस्टम के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। पहला, बैलेट यूनिट, जहां हम अपने पसंदीदा उम्मीदवार का बटन दबाते हैं। दूसरा, वीवीपैट, जिसे 2014 में डबल चेकिंग के लिए जोड़ा गया। और तीसरा, सबसे अहम, कंट्रोल यूनिट। ये पोलिंग ऑफिसर के पास होती है और यही पूरे सिस्टम का ब्रेन है। जब तक ऑफिसर वहां से कमांड नहीं देता और बैलेट यूनिट की हरी बत्ती नहीं जलती, कोई भी मशीन का बटन 1000 बार भी दबा ले, कुछ नहीं होगा। यहीं पे इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गेम चेंजिंग हिस्सा सामने आता है, वीवीपैट, यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये असल में हमारी डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच का एक बेहतरीन पुल है। जैसे ही बटन दबता है, ये मशीन एक पर्ची छापती है। पारदर्शी शीशे के पीछे ये पर्ची साफ दिखती है कि वोट किसे गया है। और फिर कुछ ही सेकंड में वो एक सील बंद तिजोरी में गिर जाती है। एकदम फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ढाल क्या है? द स्टैंड अलोन डिफेंस। मतलब इस मशीन में कोई इंटरनेट नहीं है, कोई वाईफाई नहीं, कोई रेडियो रिसीवर नहीं। ये पूरी तरह से दुनिया से कटी हुई एक इंडिपेंडेंट मशीन है जिसे भारत में ही बनाया गया है। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक और टैंपर डिटेक्शन सिस्टम लगे हैं। अगर कोई इसे बाहरी डिवाइस से छेड़ने की जरा सी भी कोशिश करेगा तो मशीन खुद ब खुद लॉक हो जाएगी। हार्डवेयर तो हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। यानी इन मशीनों का वो कड़े पहरे वाला सफर जो फैक्ट्री से शुरू होकर पोलिंग बूथ तक जाता है। ये मशीनें बूथ तक कैसे पहुंचती हैं? ये किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है। सबसे पहले कंप्यूटर से मशीनों का रैंडमाइजेशन होता है। चुनाव से ठीक पहले तक किसी को हवा भी नहीं होती कि कौन सी सीरियल नंबर वाली मशीन किस बूथ पर जाएगी। फिर इन्हें डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम्स में लाइव कैमराज और सुरक्षा बलों की सख्त निगरानी में रखा जाता है। बूथ पर पहुंचने के बाद भी पूरी आईडी मैचिंग होती है। एक भी नंबर मिसमैच हुआ तो प्रोसेस तुरंत रोक दिया जाता है। चुनाव के दिन की टाइमलाइन भी एकदम घड़ी के सुइयों की तरह सेट होती है। सुबह सुबह सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने एक मॉक पोल होता है, जिसमें असली वोटिंग से पहले टेस्टिंग करके दिखाई जाती है और सबके साइन लिए जाते हैं। फिर असली वोटिंग का स्टार्ट टाइम लॉग होता है। शाम को वोटिंग खत्म होते ही क्लोज बटन दबाकर सही समय दर्ज होता है। मशीन को सबके सामने सील कर दिया जाता है और फिर ये सीधा 24/7 लाइव निगरानी वाले स्ट्रांग रूम में वापस रख दी जाती है। कड़े सुरक्षा घेरे को समझने के बाद चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हैकिंग के दावों की पड़ताल।
अब वक्त आ गया है उन मशहूर अफवाहों को तथ्यों की कसौटी पर कसने का। आपको याद होगा, कुछ समय पहले दिल्ली असेंबली में एक प्रदर्शन हुआ था जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। वहाँ जो मशीन हैक की गई थी वो एक खुद की बनाई हुई असत्यापित रेप्लिका यानी नकली मशीन थी, असली ईवीएम नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि कोई अपने लैपटॉप पर किसी बड़े बैंक की एक नकली वेबसाइट बनाए, उसे हैक करे और फिर दावा करे कि उस बैंक का असली सिस्टम खराब है। एक नकली ढांचे को हैक करने से सरकारी सुरक्षा वाली असली टैम्पर एविडेंट मशीन की हैकिंग बिल्कुल साबित नहीं होती। एक और बहुत ही पॉपुलर और रहस्यमयी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मशीन में कोई ऐसी छुपी हुई कोडिंग हो जो 1 लाख वोट पड़ने के बाद अचानक सारे वोट एक ही पार्टी को ट्रांसफर करने लगे? सुनने में बड़ा सनसनीखेज लगता है ना? लेकिन जरा लॉजिक लगाकर देखिए। ऐसा करने के लिए किसी को भी उन लाइव कैमरों, स्ट्रॉन्ग रूम्स और मशीन की इनबिल्ट सिक्योरिटी को चकमा देना होगा, जो लगभग नामुमकिन है। ऊपर से उसे रैंडमाइजेशन के बावजूद पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी मशीन कहाँ जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर डिजिटल मशीन अंदर ही अंदर एक बटन 2 वोट का खेल खेलती भी है, तो वीवीपैट की छपी हुई भौतिक पर्चियों की गिनती में वो हेराफेरी तुरंत पकड़ी जाएगी, क्योंकि फाइनल काउंटिंग में रैंडम मशीनों की पर्चियों का मिलान अनिवार्य रूप से होता है। और यही से आता है हमारा 5वां पड़ाव, जो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है, द अल्टीमेट हैक चैलेंज। जब अफवाहों ने बहुत जोर पकड़ लिया तो इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बात है 3 जून 2017 की। चुनाव आयोग ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और देश के सभी राजनीतिक दलों को एक ओपन चैलेंज दे डाला, आइए और हमारी ईवीएम हैक करके दिखाइए। और आप जानते हैं नतीजा क्या रहा? 0। एक भी राजनीतिक पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करने आगे नहीं आई, क्योंकि अंदर से उन्हें भी पता था कि अगर वे वहां जाकर इसे साबित नहीं कर पाए तो सरेआम भारी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अक्सर एक और बात फैलाई जाती है कि दुनिया के बाकी देशों ने ईवीएम को नकार दिया है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। दुनिया भर के 31 देश आज भी ईवीएम तकनीक का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 देश पूरी तरह से और 11 आंशिक रूप से। और हाँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मशीनों की सत्यता को बार-बार परखा है और सिस्टम की सटीकता पर पूरा भरोसा जताते हुए इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को लगातार खारिज किया है। तो इन पुरानी फाइलों को खंगालने और इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। किसी भी बड़े चर्चित दावे पर आंख मूंदकर यकीन कर लेने से पहले हम उसके पीछे के ठोस सबूत क्यों नहीं मांगते? ये सिर्फ वोटिंग मशीनों के हैक होने की बात नहीं है, ये जीवन के हर उस पहलू पर लागू होता है जहां हमें अफवाहें परोसी जाती हैं। हमें हमेशा तर्क और तथ्यों की कसौटी पर ही चीजों को तौलना चाहिए। सोचने के लिए काफी कुछ है ना? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।